गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन की इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस किया था, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड का ख़ास तौर से डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड का हमने डिस्कशन किया। और डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था कि फार्मूला है एक्स बार इजकल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, जिसमें सीधा जो भी हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उनको हम टोटल जब कर लेंगे तो सिग्मा जुड़ जाएगा। सिग्मा का मतलब ही ये है कि सभी मूल्यों का जोड़ कर दिया गया है जो भी वैल्यूज़ हैं। तो एक्स बार का तो मतलब हो गया अर्थमेटिक मीन, सिग्मा एक्स का मतलब हो गया टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स, और एन जिससे हम डिवाइड करेंगे वो है नंबर ऑफ आइटम्स। जो शॉर्टकट मेथड है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एज्यूम्ड मीन लेंगे, कल्पित मध्य चुनेंगे अपनी तरफ से, और किसी भी मूल्य को हम एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, चाहे वो सीरीज में हो या ना हो। लेकिन व्यवहार में ऐसे मूल्यों को मानने से गणन क्रिया सरल हो जाती है जो बीच का हो, उसको हम आमतौर से एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो शॉर्टकट मेथड है उसमें सबसे जो पहली मैंने बात बताई शॉर्टकट मेथड में आपको, एज्यूम्ड मीन लेंगे और फिर एज्यूम्ड मीन से डिविएशन निकाल लेंगे। एज्यूम्ड मीन से डिविएशन कैसे निकालेंगे? जो प्रत्येक वैल्यू है जिसको हमने एक्स कहा है माइनस ए, उसमें से एज्यूम्ड मीन को घटाया जाएगा और उस हिसाब से नीचे प्लस के प्लस माइनस के माइनस जो भी वैल्यूज़ हमारी आएंगी टोटल, हम उसको ले लेंगे। तो इसमें फार्मूला होगा एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। अब आप देख रहे हो इसमें और जो शॉर्टकट जो डायरेक्ट मेथड था, इन दोनों फार्मूलों में एक डी बढ़ गया है और ए प्लस बढ़ गया है। तो ए का तो मतलब हो गया एज्यूम्ड मीन, और जहाँ सिग्मा एक्स था सीधा ही टोटल कर रखा था, अब हमने टोटल ऑफ डिविएशंस कर लिया। उसमें कि एक एज्यूम्ड मीन ले लिया, जैसे इसमें बीच की वैल्यू 25 इस एग्जांपल में दे रखी है, 25 बीच की वैल्यू ले ली। तो फिर जब 14 में से 25 को माइनस किया तो ऊपर तो माइनस की वैल्यूज़ आ गई, और जो 25 से ज़्यादा हैं उसमें प्लस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। दोनों को अलग अलग कर लिया। तो वैसे ही फार्मूले के हिसाब से नीचे उनकी गणना कर ली। ए तो 25 लिया था, फिर उसके बाद प्लस है, और फिर सिग्मा डी एक्स क्योंकि -2 हो गया तो -2 लिख दिया अपॉन 12। तो पहले इसको सोल्व कर लिया और फिर उसमें से माइनस कर दिया। तो ये तो जो इंडिविजुअल सीरीज का कैलकुलेशन था अर्थमेटिक मीन में, मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ वैल्यूज़ ही होती हैं। अब उन वैल्यूज़ को हम चाहे सीरियल नंबर लगा के लिख लें, या कोई ऐसी वैल्यूज़ है जैसे इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है या रेनफॉल दिया हुआ है, उसमें मंथ के साथ लिख ली, या उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लिया। लेकिन इसमें खास बात ये है कि सिर्फ वैल्यूज़ ही हमारे पास होती हैं सिंगल फॉर्म में, जबकि डिस्क्रीट जो सीरीज है उसमें वैल्यूज़ तो होंगी, उसके आगे उसमें साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी होंगी, आवृत्तियाँ भी दी हुई होंगी। तो खंडित श्रेणी में जो मदों के मूल्य के साथ वैल्यूज़ तो हैं, उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसियाँ भी दी गई हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में, जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल में 2 मेथड बताए थे, डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन के 3 मेथड हैं,
जैसे पहले मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, सेम यहाँ भी डायरेक्ट मेथड है, लेकिन इसमें क्योंकि एक तो वैल्यूज आ गई और दूसरी छात्रों की संख्या या उनकी फ्रीक्वेंसी, उसको हम एफ कहेंगे। वैल्यूज तो वही एक्स, तो देखो फार्मूले में एक चेंज आ गया, एक्स बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एक तो उसमें था सिग्मा एक्स अपॉन एन, और इसमें डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड में हो गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बीच में आ गई इसमें। तो इसमें सबसे पहला काम है कि मदों को उनकी आवृत्ति से गुणा करके, फ्रीक्वेंसी से गुणा करके जो उनका टोटल आएगा उसको प्राप्त कर लेंगे, और इसको आवृत्तियों की कुल संख्या से भाग देकर अर्थमेटिक मीन को निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दो चेंज आए फ्रीक्वेंसी के कारण से। एक तो हमने सबसे पहले एक्स तो वैल्यू थी, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी है, अब हमने फ्रीक्वेंसी से गुणा कर लिया। जो इंडिविजुअल सीरीज थी उसमें तो फ्रीक्वेंसी थी ही नहीं, तो गुणा भी नहीं करना पड़ा। इसमें फ्रीक्वेंसी से गुणा कर लिया, और उस फ्रीक्वेंसी के गुणा को हम कहेंगे एफ एक्स। एफ को जब एक्स से गुणा किया तो वो हो गया एफ एक्स। अब एफ एक्स को टोटल करना है। टोटल मैंने आपको बताया था सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल को। तो वो टोटल वैल्यूज जो आई एफ एक्स को जब टोटल कराया तो वो सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब आता है एन। अब डायरेक्ट मेथड में तो मैंने आपको बताया था कि एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, इसमें है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये एक डिफरेंस है, ये आपने ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट इसमें चूक कर जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करके, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में हम आमतौर से करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये आपने नहीं करना। जहाँ भी फ्रीक्वेंसी आएगी तो हम फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करेंगे। सिग्मा एफ हो गया, और एफ एक्स का टोटल मैंने आपको बताया सिग्मा एफ एक्स हो गया। कई बार स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वैल्यूज का टोटल कर लेते हैं, उससे भाग दे देते हैं, तो ये गलत है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल एन बराबर हो गया सिग्मा एफ। तो जहाँ भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज आएगी वहाँ पर एन नंबर ऑफ आइटम्स न होकर एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये थी डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड। अब हम आते हैं शॉर्टकट मेथड में। इस विधि में जो स्टेप हैं वही जैसे पिछली में हमने अज्यूम्ड मीन लिया था, शॉर्टकट मेथड में तो हम फिर से अज्यूम्ड मीन लेंगे, और x की जो वैल्यूज़ हैं उसमें से अज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे। तो नेचुरली जब x माइनस a किया तो dx आ गया। अब जो dx की वैल्यू आई ना हमारे पास, अब हमने नया क्या करना है, उसको f से मल्टीप्लाई करना है। तो f से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरली जब dx को f से मल्टीप्लाई किया तो f dx हो गया। f dx आ गया क्या, डिविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जो भी अज्यूम्ड मीन हमने लिया था उससे डिविएशन कितना हो गया। अब जब इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा जुड़ जाएगा उसके साथ। अब जब एफ डी एक्स का हमने टोटल किया तो उसको बोल देंगे सिग्मा एफ डी एक्स। और मैंने आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी होगी उसमें एन का मतलब हो जाएगा सिग्मा एफ, मतलब एन जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स की जगह। तो हमारा फार्मूला हो गया एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। अब थोड़ा सा इसमें बात यह है कि हम एन लिखें इसको सिर्फ, या सिग्मा एफ लिखें या सिग्मा एन लिखें। तो मेरा तो सुझाव ये है इस संदर्भ में कि आप समस्त फार्मूलों में इसको एन ही रहने देनी चाहिए। ये तो कॉमन सी बात है कि जब फ्रीक्वेंसी आ गई तो एन का मतलब सिग्मा एफ है, ठीक है। तो यदि आप और कोई जोड़ोगे तो उसमें कन्फ्यूज़न ही पड़ेगा। इसको एन ही रहने देनी चाहिए, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन।
इसमें फार्मूले में सिग्मा एन भी करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता ही है। हम नीचे उसको क्लैरिफाई करेंगे कि एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, तो एन बराबर है सिग्मा एफ, हो गया, नेचुरल सी बात है। तो ये जो मैंने इसमें बताया डिस्क्रीट सीरीज में आपको 2 मेथड बताए, ये मेथड वैसे ही हैं जैसे डायरेक्ट वाले थे, इंडिविजुअल सीरीज वाले थे, लेकिन इनमें आप देख रहे हो हर जगह एफ घुस गया है। जहाँ सिग्मा एक्स अपॉन एन था डायरेक्ट उसमें इंडिविजुअल में, अब डिस्क्रीट में क्या हो गया, वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो गया। शॉर्टकट में उसमें सिग्मा डी एक्स अपॉन एन था, तो अब हो गया सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। और वहाँ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एन था, यहाँ एन हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये एक डिफरेंस आ गया इसमें। इसको कैसे पहचानें, तो नेचुरल सी बात है, मैंने एक डिफरेंस बताया था इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। इंडिविजुअल सीरीज में तो रॉ डेटा है, वो आपको या तो सीरियल नंबर लिखा हुआ है या मंथ्स लिखे हुए हैं या ईयर, कुछ न कुछ सिंगल वैल्यू है उसमें और दूसरा कोई डेटा नहीं है, सिंगल वैल्यूज़ हैं सिर्फ। लेकिन जहाँ फ्रीक्वेंसी है उसमें एक तरफ कोई भी संख्या दी हुई है, उसके सामने जैसे इसमें अंक दिए हुए हैं, मार्क्स और छात्रों की संख्या, कहने का मतलब 5 नंबर 5 बच्चों के आए, 10 नंबर 7 बच्चों की आए, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। हम उसको मार्क्स को हमने x बना लिया और छात्रों की संख्या को f बना लिया, फ्रीक्वेंसी बना ली। एक आपने ध्यान रखना है कि आमतौर से स्टूडेंट जब करने लगता है ना क्वेश्चंस, तो वो सिस्टमेटिक तौर पे नहीं करता। इसमें क्वेश्चन तो आसान है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, तो आपने जैसे किसी भी फार्मूले को हम लिखते हैं, किसी भी टेबल को बनाते हैं, तो वो साफ़ सुथरा बगैर कटिंग के, और फार्मूला भी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। जो भी फार्मूला लिखोगे उसमें एक्स बार का क्या मतलब है, एन का क्या मीनिंग है, ए का क्या मीनिंग है, सिग्मा एफ डी एक्स क्या है, तो ये सारा एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए आपकी तरफ से। रचना नहीं लिखनी, लेकिन आपने टेबल ढंग से बना रखी हो, उसके बाद फार्मूले को एक्सप्लेन कर रखा हो, ऐसे ही कैलकुलेशन भी साफ़ सुथरी हो, तो नंबर आने की ज़्यादा संभावना रहती है, पूरे नंबर आने की संभावना रहती है। और इसी चीज़ को, इन छोटी छोटी कैलकुलेशन को आप काट पीट के ऐसा कर दो कि किसी का पढ़ने का भी मन ना करे, देखने का भी मन ना करे। जब इस तरह की आप करोगे, फार्मूला आधा अधूरा है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, उसको डिटेल नहीं लिखी, एक्स के ऊपर बार नहीं बना कहीं, तो फिर नंबर देने में भी फिर ज़रा जैसा लिखोगे वैसे बेहतर नंबर पाओगे, बेहतर लिखोगे तो मैं चाहता हूँ कि इस जो यूनिट है उसमें दोनों ही क्वेश्चन, क्योंकि मैथमेटिकल टाइप के आएंगे, तो पूरे नंबर का क्वेश्चन हो गया ये तो इसको आप शॉर्ट आंसर से भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। सिर्फ आपने ये करना है कि स्टार्टिंग से ही अपने आप को इस तरह से मोल्ड कर लेना है कि जैसे ही हम फार्मूला लिखें उसके नीचे उसको एक्सप्लेन ज़रूर करें। जब टेबल बनाएं वो भी साफ़ सुथरी बने, ढंग से लिखा हो, एक्स कौन सा है, एफ कौन सा है, डी एक्स कौन सा है, डी एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए वैन ए इजकल टू 20, और फिर एक्स से गुणा, एफ से गुणा किया तो एफ डी एक्स हो गया, फिर नीचे जब अलग अलग किया तो वो सिग्मा एफ डी एक्स लिख दिया, और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी के नीचे सिग्मा एफ लिख दिया। तो ये बड़ा साफ़ सुथरा करोगे तो इसमें हम पूरे नंबर हासिल कर सकेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में एक मेथड और है जो इंडिविजुअल सीरीज में नहीं था, इसको हम कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। यह विधि तब अपनाई जाती है जब पदों के मूल्य का अंतर बराबर हो, मतलब इसमें 10, 20, 30 इस तरह से बराबर हो, हम कोई ऐसा फैक्टर निकाल लें जिससे सबको भाग दे दें, तो ये विधि अपना लेते हैं। वही सेम है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। फार्मूला देखो, एक्स बार इजकल टू
ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश और लगा हुआ है इसके ऊपर, और नीचे मैंने एन बताया था आपको इनटू आई। अब दो चेंज हो गया, एक तो डैश लग गया, एक आई आ गया मल्टीप्लाई में। तो बाकी चीज़ें तो सेम थी, अर्थमेटिक मीन एक्स बार, ए हो गया एज्यूम्ड मीन, डी एक्स डैश क्या हुआ, डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन बाय स्टेप डिविएशन, ये जुड़ गया इसमें। और आई क्या है, डिफरेंस ऑफ द साइज ऑफ आइटम। अब एक नीचे टेबल दी हुई है, उसमें और ज़्यादा एग्जाम्पल में ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहले एक्स है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर वैसे ही हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब मान लिया उसको 20 मान लेते हो आप, तो फिर उससे डिविएशन निकाल दिया। अब चेंज चालू होता है। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि ये ऐसी सीरीज है सारी जिसको 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो कहने का मतलब हो गया, अब dx डैश आ गया, पहले dx था, अब dx डैश आ गया। तो dx डैश क्या है, dx अपॉन आई, 5 से हमने डिवाइड कर दिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, कैलकुलेशन कम हो। अब जब 5 से सबको डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यूज़ अपने आप कम हो गई। यदि यहाँ डिवीजन नहीं हो सकता, मान लिया 5 से डिवीजन ना हो, 10 से ना हो, तो स्टेप डिवीजन लागू नहीं होगा। अब जब ये dx डैश हमारे सामने आ गया, तो अब हम f से गुणा करेंगे। पहले हमने शॉर्टकट में क्या किया था, सीधा ही dx को f से गुणा कर दिया था, तो f dx आ गया था। अब इस स्टेप में, स्टेप डिविएशन वाले में, हम क्या करेंगे कि dx के बाद dx डैश निकालेंगे और उसको i से मल्टीप्लाई करेंगे। i क्या है, ये एक इस तरह का कॉमन फैक्टर है जिससे सबको डिवीजन किया जा सकता है। जैसे इस केस में 5 से ये डिवाइड हो सकता था, तो उसको डिवाइड कर दिया गया। अब जब dx डैश आ गया हमारे पास, तो अब हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया एफ डी एक्स डैश। छोटा सा ऊपर डैश बना दिया, तो उससे अलग डिमार्केशन हो गया। और ऐसे ही फार्मूले में भी लिखा हुआ है, और जब नीचे करेंगे तो भी वो सिग्मा हो जाएगा। जब गुणनफल करेंगे इसका अलग से, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स डैश, और प्लस माइनस का गुणनफल करके इसको निकाल दिया। ऐसे ही हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज में तो n जो है, नीचे जो डिवाइड करने वाली जो जगह है, वहाँ n की जगह सिग्मा f हो जाएगी। तो इससे इसका भी टोटल कर लिया, और सिग्मा एफ डी एक्स डैश भी आ गया। अब जब ये आ गया तो हम इसको फार्मूले में शिफ्ट कर देते हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन n इंटू आई। आई क्या हुआ, a तो वही है जो 20 था, एज्यूम्ड मीन हमने माना था, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, शुरू से आ रहा है एज्यूम्ड मीन। तो अब सिग्मा एफ डी एक्स डैश का टोटल ले लिया, अपॉन n है, n क्या है, सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ हमारा 50 है। और i क्या है, वो कॉमन फैक्टर था जिससे हमने dx को भाग दिया था, तो वो हमने 5 मान ही लिया था। 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और तो किसी से ये डिवीजन होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो 5 से भाग दे के कैलकुलेशन को कम कर लिया, और लास्ट में उस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन की जो डिस्क्रीट सीरीज है, उसमें 3 मेथड मैंने आपको जिक्र किए, और ये तीनों ही मेथड आपको करने हैं, और फार्मूले भी याद करने हैं आपको। और ज़रूर इस सारे में जब कैलकुलेशन से निकलोगे, फार्मूले तो आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल, ताकि उनमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब बात आती है कि अर्थमेटिक मीन को कंटिन्यूस सीरीज में कैसे सॉल्व करें। एक तो बात ये थी कि आखिर हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कौन सी सीरीज का है। तो जब आप तीनों सीरीज को करोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो कंटिन्यूस सीरीज है वो तो कंटिन्यू है, उसमें जो अंक दिए हुए हैं, जो मद दी हुई हैं, वो ऐसे नहीं होती
जैसी डिस्क्रीट में है 5, 10, 15, 20 ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल नहीं होती, उसमें तो ऐसे होंगी 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, या जय इसी की मैं बढ़ाऊँ, ये जो डिस्क्रीट दे रखी है तो वैसे होगी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई तीनों सीरीज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। यदि आप डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे कौन सी सीरीज है, फिर फार्मूला कैसे लगाओगे। और कंटिन्यूस सीरीज में तो कंटिन्यू है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, मतलब एक मद नहीं लिखी हुई, कंटिन्यूटी में लिखी हुई है, एक ग्रुप बना रखा है, उसके सामने उसकी आवर्तियाँ दी हुई है। कंटिन्यूस सीरीज में समांतर माध्य निकालने की विधि तो वही है जो खंडित श्रेणी में है। अंतर केवल क्या है कि इसमें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकाल के हम इसको यूँ समझ लो डिस्क्रीट सीरीज में ही कन्वर्ट कर देंगे एक तरह से। अब मिड पॉइंट कैसे निकालें, इसका जिक्र भी हम पहले कर चुके हैं कि m इजकल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो m क्या है, मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू इजकल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और 2 से भाग दे दिया। अब कोई भी जो संख्या है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भाग करके और हमने 2 से भाग दे देना है, तो उससे वो मिड वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लिया 30 से 35 दे रखा है, तो इसमें दोनों को प्लस कर दिया तो 65 आ गया। अब 2 से डिवाइड किया, 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5 आ गया मिड पॉइंट। तो सबसे पहला काम होगा, जो कंटिन्यूस सीरीज हमने ऑब्जर्व करके देख लिया कि भी जो क्वेश्चन आया हुआ है वो डिस्क्रीट का है या कंटिन्यूस सीरीज का, कभी कभी इंडिविजुअल का भी आ जाता है। आपने कभी कंफ्यूजन नहीं करना। मान लिया सीरियल नंबर दिया हुआ है, एक वैल्यू लिखी हुई है, मीन निकालो, इंडिविजुअल सीरीज। मान लिया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज दी हुई हैं, इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन यदि एक वैल्यू दी हुई है, उसके सामने उसकी आवर्तियाँ दी हुई हैं, छात्रों की संख्या, वर्षा की मात्रा, कोई भी चीज़ दी हुई है, इसका मतलब डिस्क्रीट सीरीज। और यदि मद इस तरह की दे रखी है, वैल्यूज इस तरह की दे रखी है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, यदि इस तरह की दे रखी है तो आपके क्लियर कट दिमाग में आ गई होगी यह बात कि ये और कोई सीरीज नहीं है, ये कंटिन्यूस सीरीज। और जब कंटिन्यूस सीरीज है तो मैंने आपको बताया कि पहला काम होगा कंटिन्यूस सीरीज में मिड पॉइंट निकालने का। पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, जब मिड पॉइंट निकाल दिया तो न्यू समझ लो वह डिस्क्रीट होगी, सिंगल वैल्यू होगी, उसके सामने वही सारी फार्मूले आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि भाई जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें f नया शामिल हुआ था, तो वो f यहाँ भी रहेगा। तो m इजकल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2, ये तो एक फार्मूला दे रखा है। वैसे तो आप सिंपल भी निकाल सकते हो, भाई 40 से 45 है, 40 से 45, भाई दोनों मिला के 85 हो गए, 2 से भाग दे दिया, 85 को 2 से भाग दे दिया तो 42.5 आ गया। ये तो जस्ट सिंपल सी चीज़ है कि दो वैल्यूज़ हैं उनका मिड पॉइंट निकालना है। मान लिया 5 से 10 है, 5 से 10 है तो भाई 15 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 7.5 मिड पॉइंट हो गया। 0 से 5 है तो भाई सिर्फ 5 वैल्यू होगी, 2 से भाग दे दिया तो 2.5 मिड पॉइंट हो गया उसका। तो कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहला काम होगा मिड पॉइंट निकालना, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो आज मैंने जो डिस्कस किया वो 3 फार्मूले आपके जिक्र किए डिस्क्रीट सीरीज के, और तीनों फार्मूलों को आपने आजमा के देखना है, क्वेश्चंस करके देखना है। बुक में दे रखा है, आप एक बार देख सकते हो, उसके बाद बुक को बंद करके इस फार्मूले को लगा के देखना। और अलग अलग तरीके से जब आप इस फार्मूले को लगाएंगे तो उसमें क्लैरिटी भी आ जाएगी
फार्मूले की वैल्यू की भी आपको पता चलेगी कि किस तरह से स्टेप डिविएशन में क्या डिफरेंस है। वो नॉर्मल से एक स्टेप आगे हो गया, नॉर्मल से बस इतना ही फ़र्क है। उसमें कोई ना कोई डिवाइडिंग फैक्टर लेंगे। स्टेप डिविएशन को हमने कब इस्तेमाल करना है? वो जब इस्तेमाल होगा जब कोई ना कोई उसमें कॉमन फैक्टर होगा। पहले तो उसको भाग दे देंगे, फार्मूले में लास्ट में इनटू आई करके उससे गुणा कर देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपने पेशेंस रखना है। ये आमतौर से क्या होता है कि आर्ट्स के स्टूडेंट में पेशेंस नहीं होता। मैं आपको पहले भी बहुत से इनपुट दे चुका हूँ। मैथमेटिक्स करते समय, स्टैटिस्टिक्स करते समय, कैलकुलेशन करते समय अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ऐसा कुछ भी भारी क्वेश्चंस नहीं आते हमारे पास। बहुत छोटी सी स्टैटिस्टिक्स है ये, तो इसमें 100% आपके पूरे नंबर आएंगे, बरसते कि आप पेशेंस रखो और आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो कि मैं कैलकुलेशन ठीक करूँगी। यदि आप कैलकुलेशन को बहुत जल्दबाजी में करेंगे तो रिजल्ट ठीक नहीं निकलेगा। और यदि आप इस दुविधा में रहेंगे कि दूसरे का आंसर पहले देख लूँ तो जय आपका ठीक होगा तो भी आप उसको गलत करके आओगे। तो आपने ऐसा नहीं करना। पहले ईमानदारी से फार्मूला लगाना है। हर कैलकुलेशन को गलत करने से पहले ही एक बार और चेक कर लेना है कि किसी स्टेप पे गलती ना हो। साइड में पेज बहुत होता है एग्जामिनेशन में, आप लाइन खींच के वहाँ कैलकुलेशन करो। कोई पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि आखिरी पेज पे कैलकुलेशन करूँ, फिर कुछ भूल गई, फिर कुछ छूट गया, वहाँ से कुछ उतारा था, इधर कुछ हो गया। उसी पेज पे साइड में 1/4 हिस्से पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जब इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आपका ठीक ना हो। और जब आप पूर्ण रूप से आपने चेकअप कर लिया कि भाई मेरा ठीक है, फिर आप ज़रूर कंफर्मेशन के लिए भाई एक मन में बात आ गई भाई दूसरों का भी देख लें वह क्या कर रहे हैं, कोई डिफरेंस आया तो एक बार फिर चेक कर लिया, तो फिर उसमें आसानी हो जाती है। लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है। और यदि पहले ही आपके मन में इस तरह की भावना आ गई कि भाई शायद मेरा ठीक ना हो तो ठीक नहीं होगा। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप कमेंट में भी डाल सकते हो और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हो, और वो मैं फिर क्लियर करूँगा। और आगे कुछ जैसे जैसे ये स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन होता जाएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको कुछ एक्सरसाइज भी, और ख़ास तौर से जो पुराने सालों में जो एमडी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं क्वेश्चन, केयू में आए हुए हैं और सिरसा यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं चौधरी देवीलाल में, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और उनको आपने सॉल्व करना है। उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।